गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग पिछली क्लास में धारिता पढ़ रहे थे और वहाँ पर हम लोगों ने धारिताएं पढ़ ली थी। आज हम लोग शुरुआत करते हैं संधारित्र। तो धारिता में हमने क्या पढ़ा था? धारिता में हमने ये पढ़ा था कि कोई चालक जितने आवेश को क्या करता है, ग्रहण करता है, मतलब आवेश ग्रहण करने की क्षमता को हमने धारिता नाम दिया था। लेकिन जो धारिता वहाँ पे थी, तो वहाँ पे धारिता डिपेंड किस पे कर रही थी? उसकी बीच की दूरी पर। मतलब अगर आपका जो भी गोलक चालक था उसकी अगर साइज बढ़ जा रही थी तो उसकी धारिता भी बढ़ जा रही थी। तो अब हमको पढ़ना है संधारित्र। तो संधारित्र में हम लोग एक काम करेंगे कि जैसे वहाँ पे गोलक चालक जो डिपेंड कर रहा था आर पर, मतलब उनकी बीच की दूरी पर या केंद्र से बीच की दूरी पर, बर्तन के दूरी पर या उसकी साइज पर डिपेंड कर रहा था। तो हम लोग संधारित्र में होता ये है कि संधारित्र में हम उसकी आकृति या आयतन नहीं बढ़ाते और वो आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, संधारित्र। तो संधारित्रों को हम लोग इस तरीके से व्यवस्थित करते हैं कि उनकी हमको अगर आयतन भी ना बढ़ाना पड़े और आवेश क्या हो जाए, धारण करने का मान बढ़ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, संधारित्र। देखो यहाँ पे संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, मतलब संधारित्र को हम एक इस प्रकार से व्यवस्थित कर रहे हैं, समायोजित कर रहे हैं, जो अपने भीतर आवेश को संचित करता है। मतलब उसके भीतर क्या आवेश का क्या हो जाता है, संचरण हो जाता है। जैसे धारिता में हो रहा था, इसी प्रकार किसमें हो रहा है, संधारित्र में। लेकिन संधारित्र को हम क्या कर रहे हैं, समायोजित कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ पे संधारित्र क्या है। तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जो अपने भीतर आवेश को क्या करता है, संचित करता है। उसे हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। अब जो संधारित्र है, ये संधारित्र कैसा हो सकता? ये संधारित्र देखो गोलाकार भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है, त्रिभुजाकार भी हो सकता है। मतलब इसकी जो आकृति है ये चेंज भी हो सकती है। लेकिन जो गोलाकार, बेलनाकार, त्रिभुजाकार, तो जो समायोजन होगा वो केवल गोलाकार ही होगा। मतलब जैसे आपने मान लो दो समायोजन किए, जैसे एक गोलाई है एक गोलाई है, तो इनका जो समायोजन होगा तो दोनों कैसे होने चाहिए, गोलाकार होना चाहिए। अगर बेलनाकार किया तो दोनों कैसे होने चाहिए, बेलनाकार होने चाहिए। बात समझ में आई ना? अगर त्रिभुजाकार किया तो दोनों कैसे होने चाहिए, त्रिभुजाकार होने चाहिए। बात समझ में आई? ये क्या था, संधारित्र। ये क्या है, संधारित्र की आकृति इस प्रकार की हो सकती है। अब संधारित्र का जो चिन्ह होता है, सिंबल होता है, वो संधारित्र को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मतलब यदि आपको बुक में कहीं पर इस तरीके का सिंबल दिखता है, इसका मतलब क्या हो जाता है, कैपेसिटर, मतलब संधारित्र। ये भी क्या हो जाएगा, संधारित्र। बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ पे हमने कहा कि किसी एक क्षेत्रफल की एक प्लेट क्या है, धनात्मक प्लेट, जिसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया। एक क्षेत्रफल वाली दूसरी प्लेट ली जिसको हमने क्यू आवेश दिया। इन दोनों प्लेटों को हमने एक डी दूरी पर रखा। देखो यहाँ पे क्या रखा, डी दूरी पर रखा। जब डी दूरी पर रखा तो यहाँ पर ध्यान दो, जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा बताई थी। तो यहाँ पर ध्यान दो, इनके बीच में जो आवेश का क्या होगा, संचरण होगा, उसे हम क्या कहेंगे, संधारित्र कहेंगे। अब यहाँ पे संधारित्र कैसी है, आयताकार है। तो देखो ये भी आयताकार और ये भी आयताकार। अगर मान लो हमने एक बेलनाकार लिया तो दोनों भी कैसे होने चाहिए, बेलनाकार होने चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगर हम लोग विद्युत क्षेत्र की बात करें, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे याद करते, हमने वहां पे बताया था कि मान लो अगर यहाँ पे कोई प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है, और हम यहाँ पे कहीं पे बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या बताया था कि विद्युत क्षेत्र धनात्मक दिशा से बाहर की ओर, अगर यहाँ पे धनात्मक है तो विद्युत क्षेत्र किस तरफ जाएगा, इस तरफ, मतलब धनात्मक दिशा से दूर, धनात्मक आवेश से दूर। देखो विद्युत क्षेत्र इस तरफ आएगा। लेकिन अगर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक में विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, ऋणात्मक आवेश की ओर, और ऋणात्मक आवेश किस तरफ, इस तरफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक से दूर और ऋणात्मक की ओर। बात समझ में आ गई? तो देखो
अब अगर हम लोगों को कोई दो प्लेटें दी हों, उन दोनों प्लेटों के बीच में हमको किसकी गणना करनी है, विभव की गणना करनी हो, हम लोग कैसे गणना करेंगे। हमने कहा कि माना हमारे पास एक धनात्मक आवेश वाला प्लेट है और एक प्लेट बी है। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया ए है, इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया बी है। हमने प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया, प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया, प्लेट बी को माइनस क्यू आवेश दिया। जब प्लस क्यू आवेश दिया, इसका क्षेत्रफल ए है, तो यहाँ इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो गई और इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो गई। अब यहाँ पे ध्यान दो, हमने यहाँ पे समझाया था आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर विद्युत क्षेत्र इस पॉइंट पे तो धनात्मक से दूर, इस बिंदु पे धनात्मक से दूर इस तरफ E1 आएगा। फिर हमने बताया था ऋणात्मक, तो देखो ये क्या है, ऋणात्मक है, तो इधर से विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी, ऋणात्मक की ओर। मतलब E1 और E2 की दिशा कैसी हो गई, समान हो गई। जब E1 और E2 की दिशा बेटा समान हो गई तो इनका हम क्या निकाल सकते हैं, परिणामी विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। और जब दिशा समान होती है तो दोनों क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। E बराबर क्या हो गया, E1 प्लस E2। और विद्युत क्षेत्र हम लोग क्या पढ़े थे, विद्युत क्षेत्र वहाँ पे पढ़े थे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो अगर E बराबर एप्सिलॉन बराबर E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ पर भी हम मान रख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर दोनों को हम क्या कर दें, जोड़ दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ पे जोड़ोगे एलसीएम कितना हुआ 2 एप्सिलॉन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा, सिग्मा सिग्मा कितना हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सिग्मा इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन ए। तो यहाँ पे देखो सिग्मा है, तो सिग्मा की जगह हम क्या रख सकते हैं, क्यू अपॉन ए। यहाँ पे क्यू अपॉन ए रखा तो E बराबर क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ये कब है, निर्वात में। क्या है, विद्युत क्षेत्र। क्या है, विद्युत क्षेत्र। बात समझ में आएगी। लेकिन अगर हम लोग बात करें माध्यम की, तो माध्यम में क्या आ जाएगा कि हम निकाले क्या रहे थे, हम तो निकाल रहे थे विभव। विभव भी इक्वल टू क्या होगा, E इंटू डी। भी इक्वल टू E इंटू डी। तो बेटा देखो हमको E का मान मिल गया, E का मान हम उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो V इक्वल टू क्या होगा, क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ये भी किसमें, ये तो किसमें, निर्वात में। लेकिन मान लो अगर माध्यम दिया हो तो विभव क्या हो जाएगा, क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू ए। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अगर दो समांतर प्लेटें या दो संधारित्र कैसे हैं, समांतर है, तो हमको उनकी क्या निकालनी, धारिता निकालनी। यहाँ पर देखो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र क्या है भैया, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E है। और विद्युत क्षेत्र E बराबर हम क्या पढ़ चुके हैं, E बराबर पढ़ चुके हैं सिग्मा अपॉन E बराबर क्यू अपॉन सिग्मा ए। ये विद्युत क्षेत्र पढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने माना था। लेकिन यदि दोनों प्लेटों के बीच विभव हो भी हो तो V इक्वल टू देखो यहाँ पे भी क्या पढ़ चुके हैं, E इंटू डी। तो V इक्वल टू इंटू डी, हमने E का मान यहाँ से उठा के रखा क्यू डी अपॉन सिग्मा ए। लेकिन भैया पढ़ना क्या है, हमको धारिता पढ़नी है ना। तो धारिता बराबर क्या होता है, धारिता बराबर होता है आपका आवेश बटे विभव। तो जब धारिता बराबर आवेश बटे विभव होता है तो भैया इस V का मान यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो C इक्वल टू क्यू अपॉन बी इंटू सिग्मा अपॉन ए। तो भैया एक से क्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचा क्या D अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये भी किसमें, निर्वात में। अगर हमको माध्यम में दिया हो, भैया माध्यम में दिया तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, हम पढ़ रहे थे समांतर प्लेटों की संधारित्र की धारिता। तो भैया धारिता तो निर्वात में ही आ गई और माध्यम में ही आ गई। लेकिन वहाँ पे कहा जाए कि धारिता डिपेंड किस किस पे करती है। तो यहाँ पे देखो धारिता डिपेंड किस पे करती है, सी ए। तो ये क्या है आपका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल। मतलब संधारित्र प्लेट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होगी। अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता भी बढ़ेगी। उनके बीच की दूरी क्या है, डी। अगर दो प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो धारिता घटेगी, और अगर दूरी को कम करेंगे तो धारिता बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब डी बढ़ेगा तो सी घटेगा और डी घटेगा तो सी बढ़ेगा। धारिता
किसके अनुक्रमानुपाती? माध्यम के अनुक्रमानुपाती। अगर माध्यम बढ़ाएंगे तो धारिता का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। बात समझ में आ गई? इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।